स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सेल के फंडे पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रैक द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक्चुअली हम लोग एक स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं और ये जो स्ट्रेटजी ऐसा नहीं सिर्फ यूपीएससी के लिए, ये अप्लीकेबल टू ऑल एग्जाम है। कोई भी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हमारा पार्ट 2 है वीडियो का। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, उसके पे ही ये कंटिन्यूएशन है। तो जो लोग हमारा पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को एक बार वीडियो पहले देख लीजिए। अभी हम उसका लिंक का हमने आपको दे देते हैं, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों ने देख रखा, आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना, इधर इट्स यूपीएससी, आईएएस, आईएएस, ये नहीं कहें, उसमें सिर्फ दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो नॉलेज और दूसरा स्ट्रेटजी। अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। हाँ, आप पढ़ा सकते हो लोगों को, आप समझा सकते हो, यू विल बी गुड काउंसलर कह सकते हैं, एक्सप्लेनर कह सकते हैं, आप अच्छे से नॉलेज दे सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है लेकिन नॉलेज ही नहीं है तो भी किसी काम का नहीं है। सो नॉलेज एंड स्ट्रेटजी आर रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, तो नॉलेज आप कैसे पाओगे? पढ़ने से, स्टडी। अब स्टडी आप सेल्फ भी कर सकते हो या कोचिंग के माध्यम से कर सकते हैं, टीचर स्कूल में पढ़ सकते हैं, जैसे भी होता है। स्टडी स्टडी है। और जब वो आपने पढ़ा तो उसको आप जितना बार बार अप्लाई करते हो लाइफ में, अपने क्वेश्चन एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रैक्टिकल किया, तो आपको याद होता जाता है, आपका तैयार होता जाता है। तो अभी हम नॉलेज पे कम फोकस कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटजी पे। तो स्ट्रेटजी के देखिए 3 पार्ट होते हैं जो मैं समझ पाता हूँ। मैंने भी अपने एग्जाम जितने भी दिए हैं मैं उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं सारी स्ट्रेटजी अपनी डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। हर एग्ज़ाम अलग नीड होती है, हर एग्ज़ाम की अपनी अलग कंडीशन होती है, वो अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो हर एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी भी अलग होगी। आप आईएएस के एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी से स्टेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते और एसएससी नहीं दे सकते, और जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं वो आईएएस का एग्ज़ाम सेम स्ट्रेटजी नहीं दे सकते। स्ट्रेटजी में थोड़ा सा अंतर लाना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग है। तो सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। वो कैसे अंडरस्टैंड करते हैं हम? प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। वो प्रॉपर एनालिसिस कैसे करना है वो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में किया हुआ है वीडियो, फर्स्ट वीडियो में, जिसके लिए मैं बोला था आप पहले देख आइएगा। तो उसको आप देख के आएंगे तो आपको अगले का ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो सेकेंड पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अब एग्जाम को तो आप समझ गए लेकिन अब आपको अपनी अप्रोच समझनी है कि आज तक आप क्या तैयारी करते आए थे, या अभी तक आपने कभी तैयारी नहीं की तो आप तक आज तक आपने पढ़ाई कैसे की है, वो अप्रोच क्या है और एग्ज़ाम क्या डिमांड कर रहा है, दोनों सिंक्रोनाइजेशन में है कि नहीं है। तो उसको आप कैसे, और उसको बार बार चेंज करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। इसी वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा तीसरा और सबसे लास्ट वीडियो होगा जो इस सीरीज को कंप्लीट करेगा, कि जब आपका नॉलेज पूरा हो चुका है, स्ट्रेटजी भी बन चुकी है कि कैसे क्या करना है, तो अब हमको लास्ट जो बात आती है कि अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चंस का। कभी क्या होता है क्या कि हमारा नॉलेज अब सेचुरेट हो चुका है, स्टैग्नेट हो चुका है, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते ना, हमें दिमाग हमारा स्टोर कर सकता है। लेकिन तो भी अगर आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन अगर हमारे वो आता है तो भी हम अपने 10-5 क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं, और 1-2 नंबर से भी सिलेक्शन बहुत मैटर कर जाता है। तो ये तीसरा वीडियो आएगा, हो सकता है वो आप भी अपलोड हो चुका हो। जब भी आप लोग देख रहे हो तो आप ये तीनों वीडियो जब एक साथ देखेंगे तो आपका कंप्लीट होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। जो हमारा ये आप देख पा रहे होंगे, जिन लोगों ने पहला वीडियो देख लिया होगा उनको समझ में आएगा। ये पहले वीडियो का लास्ट पेज यही था जहाँ पे हम लोग खत्म किया था। उस पर हम लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिविल का प्रीलिम्स को एक टारगेट बनाया था। ये एक बच्चा है, कोई एग्जाम्पल के लिए हमने लिया कि उसकी एक्यूरेसी जीएस में 60% की है, मतलब 60% क्वेश्चन सही करता है, टेक्निकल में 80%, और जो उसको ओवरऑल सिलेक्शन लेना है उसमें उसको जीएस का वेटेज 30 करना है और टेक्निकल का 70 करना है। तो इस सिनारियो में एक हमने 250 नंबर्स आउट ऑफ 500 की कट ऑफ ली थी, और उसको देखते हुए उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इन सब चीज़ों का एक पूरा केस बनाया था। ये पेपर के पैटर्न पे डिपेंड करता है, पेपर उस बार टफ भी आ सकता है, वैकेंसी कम अधिक होने से चीज़ें बदल सकती है, लेकिन इस पर कैसे आना है ये हमने पार्ट 1 में आपको समझाया है। अगर आप लोग ये समझ चुके हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। अपने बारे में समझना। अपने बारे में क्या समझना कि एग्ज़ाम से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं ये समझना है हमें। अपने करेक्टर के बारे में नहीं, हमें एग्ज़ाम को लेकर समझना है। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है थ्रू टेस्ट सीरीज। आज के समय में टेस्ट सीरीज हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन टेस्ट सीरीज लगाने का एक तरीका है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लगा रहे हो
और उसके बाद उस पर कुछ वर्क अपने से सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हो, वो टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं कि दो बच्चे हैं आपके सामने, एक बच्चा 1 घंटे का एक टेस्ट सीरीज देता है और घर आने के बाद उस पर 2 घंटे पूरा एनालिसिस करता है कि मेरा क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या समस्या रही जो भी, और एक बच्चा है वो 3 घंटे में 3 टेस्ट सीरीज देता है। तो मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म में जो बच्चा 1 घंटा टेस्ट सीरीज दिया और 2 घंटे एनालिसिस किया वो ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट पाएगा इन कंपैरिजन टू जो बच्चा 3 टेस्ट सीरीज दे दिया। सो नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज से ज़्यादा अच्छा है कि कम अटेम्प्ट करिए लेकिन हर टेस्ट सीरीज को एनालाइज करिए। अब बात आती है कि एनालाइज करना कैसे है और क्या एनालाइज करना है। तो उसके लिए आप देख पाएंगे कि सबसे पहला जो चीज़ हमको एनालाइज करना है टेस्ट सीरीज से वो है कि हमारी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी कैसी है। टेस्ट सीरीज हमें ये जानकारी दे सकती है। अब इसको भी ये मैं पूरा एग्जांपल के माध्यम से आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा, अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ। एक होता है ओवरऑल कि हमने टेस्ट दिया, टोटल हमारे कितने नंबर आए हमने एक बार नोट कर लिया, अगली बार तैयारी करके गए फिर हमारा टेस्ट में कैसा रहा है, तो हम ये देख रहे हैं क्या हमारी परफॉर्मेंस कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही, हमें एक इसका चार्ट बनाना चाहिए। ये होता है ओवरऑल इफिशियंसी। पार्ट वाइज इफिशियंसी चेक करना एक्यूरेसी कि जैसे होता है कि कुछ बच्चे पेपर को एक बार में सॉल्व करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, जैसे शुरुआत से हम लास्ट तक करते जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले एक बार में पूरा पेपर देख लेते हैं, 10-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा फिर जाते हैं उनसे कुछ हार्ड, पहले इजी सॉल्व करते हैं, फिर मॉडरेट, फिर हार्ड सॉल्व करते हैं। तो वो पार्ट वाइज हो जाता है। तो कोई 1 पार्ट में करता है, कोई 2 पार्ट में करता है, कोई 3 पार्ट में करता है। मैं अपनी खुद की अप्रोच बताऊं, मैंने 3 बार ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मैंने प्रीलिम्स निकाला था, या मैं जो भी एग्जाम देता हूं मैं हमेशा 3 अप्रोच चलता हूं। इस अप्रोच के बारे में मैं थर्ड वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में आपकी क्या एफिशिएंसी है, दूसरे पार्ट में क्या एफिशिएंसी है, और तीसरे पार्ट में क्या एफिशिएंसी आई है, इसको भी हम अलग अलग बांट लेते हैं सेपरेट, और उस पर फिर इंडिविजुअल काम करने की कोशिश करते हैं। जो तीसरा टॉपिक है हमारा उसमें से एनालिसिस करना, वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सोम है, स्ट्रक्चर आरसीसी है, कई सब्जेक्ट है। तो आपने टेस्ट दिया, किसी में 10 क्वेश्चन सोम के किए, 9 सॉल्व हुए, आपकी 90% एक्यूरेसी आ गई। आरसीसी की 10 सॉल्व करने पे 5 आ रहे तो मतलब 50 की एक्यूरेसी है। तो जब आप अगली बार तैयारी करें तो आपको आरसीसी पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही फिर आरसीसी के अंदर भी कुछ टॉपिक होंगे जिसके क्वेश्चन हर बार सही होते होंगे, तो वो टॉपिक वाइज एनालिसिस होगा। जैसे सोम के अंदर भी कुछ क्वेश्चन होंगे हर बार गलत होते हैं, तो आपको अब आरसीसी जब भी पढ़ना है तो आपको सिर्फ वो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपका गलत हो रहा है, पूरा आरसीसी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज़ क्या होता है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। इससे आपको एनालिसिस मालूम चलता है किस कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आप आगे बढ़। स्ट्रेंथ है आप जहाँ पे आप लीड ले सकते हैं, आप इससे पूरा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपका क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का पैटर्न क्या है, जो मैंने अभी बात किया पार्ट वाइज कैसे कर रहे हो। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको कितने क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर रहे हो 50-50 वाले कर रहे हो, और उसका कितना सही हो रहा है आपको। ये भी एक मैं तरीका बताऊंगा कि इस पर भी आप काम करिए कि आपने पहली बार में 100% श्योर क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें आपके 9 सही हो रहे हैं, मतलब 90% एफिशिएंसी है। अगली बार में आपने 50-50 वाले सॉल्व किए 10 क्वेश्चन, उसमें आपके 70 आए इस हिसाब से, और अगले लास्ट वाले में फिर आपको नहीं बच रहा था, आपके पास ऑप्शन नहीं था, तो आपको फिर कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो जब आप इसको समझेंगे तो आप 50-50 में जब आप इसको एनालिसिस करते हैं तो कभी कभी हमें 1-2 क्वेश्चन कम पड़ रहे होते हैं, तो हमें इस तरीके से कार्य करना पड़ता है कि हम 4-5 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं जिनके बारे में हमें बहुत श्योरिटी नहीं हो, लेकिन होता क्या है, हम अपने पैटर्न को समझते हुए कि हमारा 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते हैं, 4 सही हो जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले लेते हैं जिससे कि हमारा 1 नंबर 2 नंबर का नेट इंक्रीमेंट हमको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट सीरीज में, एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रॉन्ग एज वेल एज राइट क्वेश्चन। होता क्या है कि हम लोग जब टेस्ट सीरीज देते हैं और जब चीज़ें सही हो जाती हैं तो हम उस क्वेश्चन को सही मान लेते हैं। ऐसा कभी कभी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस कंक्लूजन से आंसर पे आए हो एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में था ही नहीं, लेकिन आपका आंसर मैच कर गया तो आपको नंबर मिल गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको अगली बार बैकफायर करने वाला है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट रॉन्ग एज वेल एज राइट आंसर्स एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन सही हुआ उसका तो एक्सप्लेनेशन आपको देखना ही देखना है, आपको सही वाले का भी देखना है कि आपने जो सही किया वो वास्तव में जो नीड थी उसके अकॉर्डिंग थी कि नहीं। ये वाली गलतियां सब कोई करता है। और पांचवा चीज़ ये है कि जो भी चीज़ अप्लाई करनी है, नंबर कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कर लीजिए।
एग्ज़ाम में जाने पर कोई नई स्ट्रेटजी पे काम नहीं करना है, तो टेस्ट सीरीज आपको नेट प्रैक्टिस का काम कराती है, आपको सीधे फाइनल में डक पे नहीं आउट होने देगी। जो भी आपको करना है, यॉर्कर खेलना है, पहले बाउंसर खेलना है, जो भी करना है आप सारा टेस्ट सीरीज में ही कर लेते हैं, आपको उस मेन एग्ज़ाम में नहीं करना होता। ये आपका टेस्ट सीरीज से फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ आती है जो सेल्फ प्रैक्टिस, जो हमने बोला ना, अपने आप को समझना। अपने आप को समझने के लिए जैसे सेल्फ प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने उस पर खुद से कोई कॉन्सेप्ट बना लिया, क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई तरीका निकाल लिया, तो वो सबके पास नहीं होगा। तो वहाँ पे आप एक एडवांटेज भी पा सकते हैं। खुद से आप समझने के बाद उससे खुद से क्वेश्चन क्रिएट किया, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ कब की जाती है? जब आपके पास समय पर्याप्त हो। अगर आपके पास महीने भर बचे हुए हैं तो आप उस समय ये चीज़ खुद से क्वेश्चन बनाने वाला काम नहीं करेंगे तब। लेकिन जब आपके पास समय इनफ है, आप अभी शुरुआत में प्रिपरेशन के, तो आप साथ साथ ये काम कर सकते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस करने का और तरीका क्या है कि आप घर पे, रूम पे जब भी पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक उठाया, उसके बुक में जो 2-3 क्वेश्चन दिए सॉल्व कर लिया। उसमें आप टाइम बाउंड नहीं देखते हैं, उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या लग रहा था। कोई पुराना पेपर चलते फिरते आपको मालूम चला कि अच्छा ये एग्जाम हुआ, लाओ एक पेपर ये देख लेते हैं, तो उससे आप एफिशिएंसी नहीं निकालते, उस पर सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। सो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सब्जेक्ट में, दूसरा फिर से मालूम चलेगी स्ट्रेंथ और वीकनेस की, कौन सा टॉपिक अभी भी कमज़ोर है मेरा। और तीसरा चीज़ जो मैंने बताया कि जब आप ट्रिक बनाते हो तो वो ट्रिक सिर्फ आपके लिए होती है, लेकिन एग्जाम्पन्स का ध्यान रखना होता है कहाँ वो ट्रिक काम नहीं करेगी। ये कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, वो अपनी बनाएगा। तो यहाँ से आप दोनों अलग होते हैं। जो तीसरा सबसे लास्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि आपकी अप्रोच क्या थी, ओल्ड अप्रोच टेस्ट सीरीज को लेके। जैसे कि अगर कोई नया आदमी आ रहा है, पहली बार टेस्ट देने जा रहा है, या पहली बार किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, तो वो उससे पहले कभी ना कभी कुछ पढ़ा होगा, नई कंपटीशन किया होगा, तो कॉलेज में बीटेक किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, तो वो स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहा होगा। तो उसको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी, तो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को इस एग्ज़ाम से रिलेट करेंगे आप, और फिर एक नई स्ट्रेटजी बना के फिर से अप्लाई करेंगे। अच्छा, जो लोग पुराना ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है उनकी वो स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही हो, उन्होंने 1-2 बार प्रीलिम्स दिया भी हो, लेकिन उनका नहीं क्रैक हो पा रहा, तो वो फिर से मॉडिफिकेशन करेंगे, एनालिसिस टेस्ट सीरीज के माध्यम से करेंगे, टेस्ट सीरीज में नई अप्रोच लगाएंगे, और फिर उस अप्रोच को कंसोलिडेट करके सीधे फाइनल एग्जाम में लगा लेंगे। तो ये सर्किल कैसा बनता है कि टेस्ट देना है आपको, फिर उस टेस्ट को एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद जो करेक्शन आपको नीडेड है वो आपको अपने आप में मॉडिफाई करना है, और फिर उसको अगले टेस्ट में फिर से अप्लाई कर देना है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आपको टेस्ट सीरीज से एक एनालिसिस बना के देखना है। जैसे पहला है, आप देख पा रहे हो ओवरऑल परफॉर्मेंस। ओवरऑल परफॉर्मेंस मैंने एक रफ डायग्राम चार्ट बनाया। आप देखिए, मैंने टेस्ट नंबर 1, 2, 3 ऐसा समथिंग मान लिया, आपने 10-12 टेस्ट दी, और पहले टेस्ट में जब आप देने गए तो आपके 30% इफिशियंसी आई। फिर आपने दूसरा टेस्ट दिया, मैंने कुछ नंबर्स नहीं लिखे हैं, 50% इफिशियंसी आई। फिर आपने दिया 3 टेस्ट दिए, आपने 80% की इफिशियंसी आई। वो क्वेश्चन 10 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 100 में आपने 10 सॉल्व किए, 8 ही आई, ये एक इफिशियंसी का है, लेकिन आपको ये अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना है कि हर बार जब आप टेस्ट सीरीज पे अप्लाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, जो मैंने बताया एक सारा प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, इफिशियंसी आपकी कंफर्म बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो इफिशियंसी कभी नहीं बढ़ेगी। तो ओवरऑल जब देखा इन्होंने, तो एक बच्चा है जिसकी ऑन एन एवरेज इफिशियंसी कितनी आई, 75% की। तो उसने टोटल एग्जाम में अटेम्प्ट कितना लिया, इन जनरल वो 100 से 49 ले रहा था। जब मेन एग्जाम किया वो, तो उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिए। इफिशियंसी उसकी अगर हम सेम माने, तो उसने क्या था, उसको 50 क्वेश्चन रहे थे, 10 क्वेश्चन में उसको डाउट था, लेकिन उसने उस 10 क्वेश्चन में भी अटेम्प्ट लेने की कोशिश की, और इफिशियंसी लगभग हमने यही मानी। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ कि उसके ओवरऑल नंबर बढ़ गए। इफिशियंसी सेम रही, एक्यूरेसी सेम रही, लेकिन उसके नंबर बढ़ गए। मतलब अटेम्प्ट बढ़ाने से भी नंबर बढ़ते हैं। आपकी इफिशियंसी पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। ये मैं स्ट्रेटजिकली कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप जब टेस्ट देंगे उससे समझ में आता है। उसको भी, अब ये ओवरऑल को भी और ब्रेकअप कैसे करते हैं पार्ट वाइज। जो मैंने बोला कि कोई आदमी एक बार में पेपर सॉल्व करता है, कोई 2 बार में, कोई 3 बार में। तो आप लोग पार्ट वाइज में देख पा रहे होंगे, एक फर्स्ट गो है, एक सेकेंड गो है, थर्ड गो है। मैंने माना कि टोटल 100 क्वेश्चन है। जो भी बच्चा पहली बार में सॉल्व किया, उसने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें 9 उसके सही हुए, एक गलत हो गया। तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, 90% की। इफिशियंसी कितनी, 86% की। सेकेंड गो में जब वो सॉल्व करता है, मतलब दोबारा फिर से पेपर शुरुआत से अंत तक जाता है, तो उसने 30 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए,
उसमें उसके 24 सही हुए और 6 गलत हुए। इस साथ उसकी एक्यूरेसी आई 80% की, इफिशिएंसी 73% की। अच्छा, मैं नेट का यहाँ बता दूँ, मैं यहाँ 1/3 की निगेटिव मार्किंग ले रहा हूँ, तो इफिशिएंसी हमारी नेट पे आती है। ठीक, और तीसरे बार में उसने 9 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें इसी तरीके से उसकी इफिशिएंसी 70 आई। तो इससे ओवरऑल उसकी इफिशिएंसी 75 थी। ये ऊपर वाला लड़का ही है जिसका मैंने पार्ट वाइज बताया। तो अब इस बच्चे को जो काम करना है वो कैसे काम करेगा, इसको ध्यान देना है कि मेरा सेकेंड जो थर्ड टाइम में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें मेरे कम क्वेश्चन सॉल्व सही हो रहे हैं। तो उसे अपने पहले और दूसरे बार में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसमें वो पैनिक कम है, वो मेंटल पीस के साथ काम कर रहा है और उसके कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं। तो वो उस ड्यूरेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब पहले अटेम्प्ट में अगर उसने 10 सॉल्व करा तो उसको 15 तक जाना पड़ेगा। सेकेंड अटेम्प्ट में उसको कोशिश करना जो 30 है उसको 35 करना पड़ेगा। उसको थर्ड अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन अपने धीरे धीरे कम करने पड़ेंगे। लेकिन थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन तब करना होता है जब आपको लगे कि आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आपका फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट सफिशिएंट नहीं है सेकेंड को, तो आपको थर्ड अटेम्प्ट में क्वेश्चन फिर अपने एक्यूरेसी को ये देखते हुए, जैसे कि मालूम चल गया कि मुझे 70% मेरे क्वेश्चन सही होते हैं और आपको नंबर कहीं कम पड़ रहे हो, तो आप अगर 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेते हो तो उसमें ऑन एन एवरेज अगर आपकी 70 एफिशिएंसी है तो 50 से 60% के क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं और 30 से 40 गलत होते हैं। तुक्का नहीं मारना है, आप जो भी स्ट्रेटजी सॉल्व करते हो उस तरीके से एलिमिनेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट जो भी लगाते हो उस पर करोगे तो आपका जो नेट वैल्यू है वो 2 नंबर 1 नंबर ऐड ही हो जाता है। क्वेश्चन वो 10 में से गलत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन वो वैल्यू कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देती है और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पार्ट वाइज कर लेने के बाद क्या आता है, एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आता है। अब जैसे मैंने टेस्ट 1 ही का ही लिया कि उसने सोम दिया, स्ट्रक्चर दिया, आरसीसी दिया और टोटल 100 क्वेश्चन यही थे। उसने टोटल 49 क्वेश्चन आपने देखा ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था। उसने सोम में 20 अटेम्प्ट किए, स्ट्रक्चर में 14 और आरसीसी में 15। उसमें 18, 12, 10 उसके सही हुए। जब इफिशिएंसी निकाला उसने तो उसको सोम में 86% की इफिशिएंसी मिलती है, स्ट्रक्चर में 80% की मिलती है, आरसीसी में 55% की मिलती है। तो अब वो जब बच्चा इसको देखेगा तो उसके ओवरऑल नंबर तो मालूम चल ही गए, लेकिन अब उसको मालूम चला कि मैं लैग कहाँ कर रहा हूँ, मैं लैग आरसीसी में कर रहा हूँ। तो वो अब अगले टेस्ट में जाने से पहले आरसीसी पे अच्छे से पढ़ाई करेगा। और इसी तरीके से हम इसके और डीप में जाके अपना टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके करने के लिए है। अगर समय सफिशिएंट हो तब आप टॉपिक वाइज भी इसी तरीके से चार्ट बना के कर सकते हैं। और आप जब बार बार जब भी टेस्ट देने जाएं उससे पहले अपना ये खुद का परफॉर्मेंस जब आप देख के जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये सब चीज़ों के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो बोला कि अगर समय कम है आपके पास, अगर महीने भर बचा है, 15 दिन बचा है, तो आप सोम, स्ट्रक्चर, आरसीसी अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो आप अपने सोम स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है अगर आप उस पर फोकस ज़्यादा करोगे तो नंबर सॉलिड आएंगे। लेकिन अगर समय अभी पर्याप्त 6 महीने का समय है तो आप अपने कमज़ोर एरिया को और मजबूत बनाते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी डिपेंड किस पे करती है कि समय अभी कितना है, एग्ज़ाम में कैसा है। और अब हमने जो बोला था आपको कि जो तीसरा पार्ट है वीडियो का वो कि कैसे जब स्ट्रेटजी बन चुकी है तो अब हमको अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। हमें अपना कॉन्सेप्ट तो एनालिसिस का करते ही जाना है, हर बार हम एनालिसिस करेंगे, हर बार अपना अटेम्प्ट में इनहेंस करेंगे, हर बार अपना कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो इन तीनों वीडियो को, अभी इसके बाद आप तीसरा वीडियो भी देख लीजिएगा, जब आप ये तीनों वीडियो एक साथ मिला देते हो उसके बाद ये गारंटी है कि आपका कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम छूटेगा नहीं। आप लोग हर प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लोगे, आइदर इट्स एएस और ईएस, और जो लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू।